हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं फिर से जीके का बहुत ही बेहतरीन सेट लेके, सेट नंबर 13। 12 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर से हम बता दें, आज 25 क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशंस में 3 बार से ज़्यादा आ चुके हैं। तो सारे एग्जामिनेशंस के लिए, एसएससी हो, रेलवे हो या पुलिस का एग्जामिनेशन हो, बिहार पुलिस से निकला पड़ा, तो सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र का केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अहमदाबाद, जयपुर, हैदराबाद और चेन्नई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र। क्या? कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र। सेल बोलते हैं कोशिका को, है ना। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद। सी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति। दोस्तों, हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ, जब भी आप मेरा सेट देखा कीजिए ना, कॉपी पेन ज़रूर हाथ में रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम डिटेल में बताते हैं। तो आप सेट नंबर के हिसाब से वहाँ पे सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए, क्योंकि सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए पॉइंट्स होते हैं। मैं फालतू के पॉइंट्स नहीं बताता। तो भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति, तो ऑप्शन है हैरी एस ट्रूमैन, ड्वाइट इज अल्जान हावर, जोरार्ड फोर्ड और जिमी कार्टर। देखो, हुआ क्या था कि ये राष्ट्रपति जो थे वो 1959 में आए थे, जो भारत स्वतंत्र होने के बाद आने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। और किसी देश का क्यों नहीं लिया? अमेरिका क्यों लिया? चीन का क्यों नहीं लिया गया, है ना? या जापान का क्यों नहीं लिया गया? इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम लिया गया कि भारत जब राष्ट्र स्वतंत्र हुआ उसके बाद आने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे ये, और इनका नाम था। बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताने वाले हैं। ठीक है, आप सारे पॉइंट्स को ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए, सार्क का सचिवालय कहाँ है? क्या है सार्क? पहले ये जानते हैं। देखिए, SAARC क्वेश्चन है कि सार्क का सचिवालय कहाँ है। ऑप्शन दिया गया काठमांडू, ढाका, कोलंबो और बैंकॉक। काठमांडू का है नेपाल में, ढाका बांग्लादेश, कोलंबो श्रीलंका में, बैंकॉक है थाईलैंड में। तो आपको क्या कहना है कि सार्क का सचिवालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, सेक्रेटरीट कहाँ है? ठीक है, तो सार्क के बारे में पहले जानते हैं डिटेल में। इसका जवाब तो ऐसे काठमांडू के पहले आंसर देख लिए, लेकिन अब जानते हैं सार्क के बारे में। सार्क है क्या? ठीक है, सार्क जो है, इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। जो क्षेत्रीय देश हैं उनके बीच, जो साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया के जो देश हैं, उनका एक संगठन है ये, है ना। इसके अंदर 8 मेंबर्स हैं। लिखिएगा, सारे मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, है ना। इसके अंदर 8 मेंबर्स हैं। उस मेंबर का नाम क्या क्या है? उस मेंबर का नाम है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, कितने हो गए? 4 हो गए, 4 और होंगे, मालदीव हो गए, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। हो गए 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सार्क के जो 8 मेंबर्स हैं वो फिर से मैं रिपीट करता हूँ: अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये इसके मेंबर्स हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है? ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। और उसका सचिवालय कहाँ पे? सेक्रेटरीट वो है काठमांडू। तो सार्क के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आप इसको उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे। सारे एग्जामिनेशंस के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और इतना ही नहीं, ये बैंकिंग एग्जामिनेशंस में पूछते हैं। आजकल जो जीएस सेक्शन आ गया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के होते हैं और करंट अफेयर्स के होते हैं, है ना। तो स्टैटिक जीके में यहाँ से क्वेश्चन बहुत टकराते हैं। तो सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। चेचू जनजाति किस प्रदेश की वासी है? चेचू कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मेघालय। क्या सही जवाब होगा? चेचू कहाँ की जनजाति? तो है आंध्र प्रदेश। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि वीडियोस तो आपको बहुत मिल जाएंगे। जीके की बुक एक से एक बुक है मार्केट में, बहुत अच्छी अच्छी बुक है ना। आप कितने बुक पढ़िएगा, जीके बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा सिलेबस है ना। आपको वैसे क्वेश्चंस पढ़ना है जो एग्जामिनेशन आपको हेल्प करे और लिंक्ड हो क्वेश्चन से। आप मेरे 15 सेट 10 सेट देखिए, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद पे
और जब आप कुछ सेट लगाएंगे तो इतने क्वेश्चंस टकराने लगेंगे, क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चंस उठाए गए हैं, है ना। तो ज़रूर जुड़िए परफेक्ट पुस्तक से। आगे देखते हैं क्या है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? क्या पूछ रहा है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। सही जवाब है गुजरात। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में। गुजरात का 2 नेशनल पार्क है जो बहुत फेमस है। एक का नाम है गिर और दूसरा का नाम है मैरीन। वैसे ब्लैक बक भी बहुत फेमस है, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है, ब्लैक बक। तो ग्रीन गिर, मैरीन और ब्लैक बक, ये सब नेशनल पार्क हैं जो गुजरात में हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता होगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप ज़रूर जुड़िए परफेक्ट पुस्तक से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो मंडे को हमारा सेट आएगा, वेडनेसडे को हमारा सेट आएगा और फ्राइडे को हमारा सेट आएगा। यानी सोमवार आज हमारा सेट आ रहा है, उसके बाद बुधवार को आएगा, उसके बाद शुक्रवार को। 3 दिन हम सप्ताह में सेट लाते हैं। 25 क्वेश्चंस का सेट होता है और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इतने अच्छे से बताया जाता है कि आप देख ही रहे हो कैसे होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और इतना ही नहीं, टेलीग्राम ग्रुप का ये नाम दे दिया, वैसे लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी डाला गया है, आप डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो परफेक्ट पुस्तक को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मंडे का, सोमवार को, बुधवार और शुक्रवार का। और परफेक्ट पुस्तक का टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और सुनो, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर मेरा तरीका अच्छा लगता है, और कमेंट में बताना कि वीडियो मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर आपको अच्छा लगा तो वेरी गुड लिख देना, अगर ठीक ठाक लगा तो गुड लिख देना, अगर पुअर लगा तो लिख देना पुअर। जैसा आपको फीडबैक रहेगा मैं दिल से एक्सेप्ट करूँगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी आप कुछ बताएंगे तो मेरे बारे में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल, आइस हॉकी, टेनिस और बैडमिंटन। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? 6ठा नंबर क्वेश्चन है। तो थॉमस कप जो है वो है बैडमिंटन से संबंधित। हुआ क्या था, बैडमिंटन में ये कप दिया जाता है, और कब से दिया जाता है? ये 1939 ईस्वी से हो गया है, ठीक है। और जिनके नाम पे दिया जाता है तो उनका नाम है सर जॉर्ज थॉमस। सर जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस, ठीक है। तो बैडमिंटन के क्षेत्र में थॉमस कप दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते देते क्या है। द वाइट कैसल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और बीपीएससी में आया था ये क्वेश्चन, बीपीएससी में आया था। द वाइट कैसल पुस्तक के रचयिता कौन है? आरोन पाकुम, सेवकेट पाकुम, पेआई साफा और कामिल ताहिर। 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब क्या है? ओरहान पामुक। ओरहान पामुक, ये इसका राइट आंसर हो गया। उन्होंने ही द वाइट कैसल पुस्तक लिखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? कीट नहीं है। मच्छर, मकड़ी, खटमल और तिलचट्टा। मकड़ी को कीटों के रूप में नहीं रखा गया है, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। पशुओं के लिए मिल्क फीवर, इसको बोलते हैं दुग्ध ज्वर। दुग्ध ज्वर, ठीक है, ज्वर, सॉरी, दुग्ध ज्वर। बीमारी किसकी कमी से होता है? पशुओं में मिल्क फीवर यानी दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? लोहा, नाइट्रोजन, विटामिन और डी और कैल्शियम। होता क्या है, जो गाय बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध करती है उनके बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है। क्या होती है? कैल्शियम की कमी होती है, और कैल्शियम कमी होने से ये मिल्क फीवर उनको बीमारी होता है। तो कैल्शियम इसका राइट आंसर हो गया, डी इसका राइट आंसर हो गया। तो इससे क्या हुआ, दूध देने वाली गाय, इसका मतलब पशुओं में जो वो पशु जो स्तनधारी पशु होती हैं जो दूध देती हैं उनमें ये बीमारी होता है। बैल में या जो क्या कहते हैं पुरुष मतलब उसमें आते हैं, मतलब मेल कैटेगरी का जो जीव होते हैं जो स्तनधारी नहीं है उनमें ये बीमारी नहीं होती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? क्या था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को 2 भागों में बांटा गया था, एक बना था इंडिया, एक बना था पाकिस्तान। ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ब्रिटिश ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? 15 अगस्त 1947, 18 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950 और इनमें से कोई नहीं। तो जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात चल रही है तो डेफिनेटली 1950 तो था नहीं, 15 अगस्त को तो हो ही चुका था। तो ये इसका राइट आंसर हो गया, बी।
18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। ये अधिनियम क्या था? इस अधिनियम के तहत भारत को दो भागों में बांटना था, एक था भारत, दूसरा था पाकिस्तान। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं इसमें? चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सर्वप्रथम मांग कब की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की प्रथम मांग कब की थी? सबसे पहले 1947, 1940, 1955, 1939। चार ऑप्शन दिए गए, कब की थी? अच्छा, आपको जब इसका जवाब पता हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए क्वेश्चन नंबर देकर इसका आंसर, ताकि आपका ना रिवाइज भी हो जाए और आपका पता चले कितने आपके पास स्किल है जीके का, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। और इस तरह का वीडियो जो है मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को 3 दिन आता है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। घंटी को दबा के, बेल आइकन को दबा के। देखिए कितना सुंदर सी घंटी बनाई मैंने। वैसे ड्राइंग मेरा बहुत ख़राब है। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सबसे पहले मांग कब की थी? तो जवाब 1940 में। ये मांग किया गया था कहाँ से? लाहौर में किया गया था, ठीक है, 1940 में। और इस मांग को पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहते हैं। जो भारत विभाजन का प्रस्ताव था ना मुस्लिम में, इसको पाकिस्तान प्रस्ताव भी बोलते हैं। पाकिस्तान प्रस्ताव भी बोला जाता है इसको। क्लियर हो गया? ये कहाँ प्रस्ताव कहाँ रखा गया था? लाहौर में रखा गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान प्रस्ताव की मांग कब की थी? 1940 में। पाकिस्तान प्रस्ताव की नींव कहाँ रखी गई थी? कहाँ ये बात किया गया था? तो लाहौर में किया गया था, ठीक है। किसने किया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जो लिखिएगा आप ज़रूर से, ठीक है। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू किया गया था? देखो, गुप्त संवत और शक संवत, वैसे विक्रम भी आता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विक्रम संवत भी आता है लेकिन जो हमारा कैलेंडर चलता है वो चलता है शक संवत पे, ठीक है। तो गुप्त संवत और शक पे क्वेश्चन आया है यहाँ पे। तो जो भारत के प्रसिद्ध गुप्त संवत जो है वो किस वर्ष से शुरू किया था? 298 से भी 319, 312 और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इसका जो स्थापना किया था गुप्त संवत का, वो क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और वो कब किया था? 319 में। तो 319 का आंसर इसका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आता है शक संवत की। शक संवत जो है इसकी स्थापना हुई थी 78 ईस्वी में। कब हुई थी? 78 ईस्वी में। और इसी को आज के कैलेंडर में रखा गया है। और इसकी स्थापना, शक संवत की स्थापना कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने की थी। क्लियर हो गया? चलिए, तो क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया था? 319 में। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। अमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है? देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइपोक्लोरिक एसिड और गंधक अम्ल। होता क्या है, जब आप खाना खाते हैं तो अमाशय में जब जाता है यहाँ पे, ठीक है, इंटेस्टाइन में जाता है, तो यहाँ से एक एसिड का स्त्राव होने लगता है उस खाने को पाचन करने के लिए, ताकि वो खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये एसिड हमारे पेट में होता है जो कि खाना को पाचन में मदद करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र? पारादीप, कांडला, कोचीन पोर्ट और इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसको मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? वो है कांडला। कांडला कहाँ पे है? यह है गुजरात के कच्छ जिला में है। गुजरात के कच्छ जिला में है, ठीक है। इतना ही नहीं, इसका नाम अब बदल दिया गया है। इसका नाम अब रख दिया गया है दीन दयाल बंदरगाह। क्या रख दिया गया नया नाम? दीन दयाल बंदरगाह। क्लियर? तो ये लिख लीजिएगा कि दीन दयाल बंदरगाह कहाँ है, तो आप जवाब दे पाएँ कच्छ गुजरात में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नवीनतम समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? क्या है नवीनतम समाचार पत्र? इसका संपादन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए, नवीनतम जो समाचार पत्र थे, ये इसके जो स्थापना के मतलब ये बनाया गया था वो 1 नवंबर 1947 को, 1947 को। और रचयिता में अगर बात करें तो इसको संपादन करने में पंडित नेहरू और महात्मा गांधी दोनों का हाथ था, ठीक है। वैसे महात्मा गांधी का श्रेय ज़्यादा जाता है, तो ऑप्शन में आपको महात्मा गांधी अगर सिंगल रहे तो डी लगाना है। वैसे पंडित नेहरू भी साथ में थे। सबसे पहले ये जो लॉन्च किया गया था वो दिल्ली में किया गया था, दिल्ली में प्रकाशित हुआ था। और 21 लैंग्वेज में, तो ये हिंदी लैंग्वेज में है। क्या नाम है? हिंदी लैंग्वेज में है। तो नवीनतम समाचार पत्र का संपादन का अगर नाम, सिंगल नाम पूछे तो महात्मा गांधी को श्रेय जाएगा। और इसका कब प्रकाशन, फाउंड कब किया गया था? वो 1 नवंबर 1947 में किया गया था। कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। किस भाषा में किया गया था? तो हिंदी में किया गया था।
ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? चलिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नर्मदा नदी पंचमढ़ी, अमरकंटक, नीलगिरी पर्वत, अरावली। देखो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश एमपी से निकलती है, समझिएगा। नर्मदा नदी जो है एमपी से निकलती है और महाराष्ट्र होते हुए वो गुजरात में चले जाती है, गुजरात में चले जाते हैं। अच्छा, गुजरात में चले तो जाते हैं, गिरती कहाँ पे ये भी समझिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। और ये गुजरात की सबसे लंबी है नर्मदा नदी। ठीक है, देखिए कितना पॉइंट इसमें और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर्मदा नदी जो है वो एमपी से निकला, मध्य प्रदेश से निकला, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में चला गया और गुजरात की सबसे लंबी है नदी है क्या, नर्मदा नदी। इसके बाद क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी गिरती कहाँ है, कौन सी खाड़ी में, तो कैम्बे, ये क्वेश्चन आ चुका है। कैम्बे की खाड़ी में नर्मदा नदी गिरती है और इसका नाम जो है रेवा नदी भी है, रेवा नदी भी इसका नाम है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन हुआ इसमें कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो हम जाने नर्मदा नदी के बारे में जो कि मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नर्मदा नदी को रेवा नदी बोलते हैं और ये जो है ये नदी कहाँ मिलती है, कौन से खाड़ी में मिलती है, कैम्बे की खाड़ी में मिलती है और ये गुजरात की सबसे लंबी नदी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, एथिलीन, एसिटिलीन, प्रोपिन और ऑक्सीन। सही जवाब क्या होगा, तो एथिलीन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, समझिएगा, बहुत आसान है और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट गलती करते हैं। देखिए ऑप्शन दिया, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन जो है ना, ये डलहौजी और कैनिंग, ये दोनों ऑप्शन में डालता है। लोग आंसर लगाते हैं डलहौजी क्योंकि कुछ जगह डलहौजी भी है और कुछ लोग लगाते हैं कैनिंग। जो कैनिंग लगाते हैं उनका आंसर हो जाता है सही, जो डलहौजी लगाते हैं उसका आंसर हो जाता है गलत। वो कैसे, अब देखिए। विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है, पहले ये था क्या ये समझो। होता क्या था, जो लड़कियां बाल विवाह होती थी और विधवा हो गई, ठीक है, तो उनका सर को मुंडवा दिया जाता और समाज में काफ़ी ज़्यादा शोषण होता था उन लोगों के साथ, बहुत ही ज़्यादा बहिष्कृत रहती थी, है ना, ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बनी होती थी उन लोगों की। तो हुआ क्या, इसके साथ ऐसा हुआ किया गया कि बोला नहीं ये गलत हो रहा है। तो इन्होंने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बोला नहीं ये गलत हो रहा है, तो इन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई और सबसे पहले बोला विधवा का भी पुनर्विवाह होना चाहिए। वो हिंदू महिला की बात कर रहे थे, ठीक है, हिंदू महिला की बात कर रहे थे वो, तो इसका भी आवाज़ उठना चाहिए। तो हुआ क्या, 1856 ईस्वी 16 जुलाई 1856 ईस्वी को कोलकाता में सबसे पहले एक विधवा की शादी की गई। ठीक है, कहाँ पे की गई, कोलकाता में। ये क्वेश्चन आ चुका है कि विधवा पुनर्विवाह के पहली शादी विवाह कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। कब, तो 16 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था। तो उसी दिन से विधवा पुनर्विवाह का स्टार्ट हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। होता क्या, जब इसकी शुरुआत हुई थी, विधवा पुनर्विवाह जब शुरुआत हुआ तो उस समय गवर्नर थे डलहौजी। जब शुरुआत हुआ था कि भाई विधवा पुनर्विवाह कानून बनना चाहिए, तो उसमें गवर्नर कौन थे, डलहौजी। लेकिन जैसे पारित करने की बात आई, पारित करने के समय गवर्नर कौन बन गए, कैनिंग। ठीक है, तो अगर विधवा पुनर्विवाह किसने पारित किया, ठीक है, तो जवाब आएगा लॉर्ड कैनिंग, ना कि डलहौजी। क्लियर हो गया। जिस समय कानून बना था, पारित नहीं होता, सिर्फ ये कानून बना था। ऐसा थोड़ा कि अभी कानून बना अभी पारित हो गया, ऐसा तो नहीं होता। आज कानून बना, किसी और दिन पारित होगा। तो जिस दिन कानून बना उस दिन डलहौजी गवर्नर थे, जिस दिन पारित हुआ, पारित करने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग को जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये कन्फ्यूज़न अब आपका खत्म हो जाए, क्योंकि गूगल पे आंसर कीजिएगा तो आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाएगा और आप कन्फ्यूज़ कर जाइएगा, तो सच्चाई आपको पता चल गया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 16 जुलाई 1856 को कोलकाता में पहली शादी की थी एक विधवा की। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम। कपास के उत्पादन के लिए लेटराइट, काली, जलोढ़ और दोमट मिट्टी। सही जवाब है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है और इसको कपासी या रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। कपासी या रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। ये किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और एमपी, मध्य प्रदेश। कहाँ पे है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और गुजरात। इस राज्य में जो है काली मिट्टी की बहुलता है। अब आता है क्वेश्चन लिखने वाला।
काली मिट्टी का रंग काला क्यों है? वो किस चीज़ के अंदर उसके ऐसा है, उसके अंदर कौन सा तत्व है जिससे काली मिट्टी का रंग काला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका है टिटेनी फेरस। टिटेनी, मैं फ्रेश लिख देता हूँ, टेनी फेरस मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इसके साथ एवं जीवाश्म। जीवाश्म तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट जो है, इसकी वजह से और साथ में जो कुछ जीवाश्म है उसकी वजह से काली मिट्टी का रंग काला है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि काली मिट्टी में कौन से तत्व की बहुलता है? तो है मैग्नीशियम और चूना और लौह तत्व। मैग्नीशियम एवं चूना स्पेशली। तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कपासी उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम? वो काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ मिलती है ज़्यादातर? तो वह महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, गुजरात में और एमपी में। ये भी क्लियर हो गया। काली मिट्टी का रंग काला क्यों? उसके अंदर टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म होते हैं, इसीलिए उसका रंग काला है। इसको कपासी या रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में जो बहुलता है वो है मैग्नीशियम और चूना का। क्लियर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ आप लिख लेंगे। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी की एक जगह का नाम है, ठीक है, चंदेरी जगह है। तो वहाँ का युद्ध कब हुआ? 1784, 1620, 1528 और 1540। सही जवाब क्या होगा? तो जो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में हुआ था, जो कि मुगलों के बीच एवं राजपूतों के बीच हुआ था, और राजपूत हार गए थे उसमें। ठीक है, तो राजपूत की ओर से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जो राजपूत का पूरा सेना था, राजपूत दल का, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे मेदिनी राय। क्या नाम था? मेदिनी राय। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चंदेरी के युद्ध में राजपूतों के सेनापति कौन थे या सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे मेदिनी राय। चंदेरी युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी की एक जगह है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी। सही जवाब है फारसी। ए इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ए इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोक्ता दिवस, एक्चुअल में ये है वर्ल्ड उपभोक्ता कंज्यूमर डे। ठीक है, वर्ल्ड विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 6 नवंबर, 21 जून, 15 मार्च और 2 अगस्त। सही जवाब क्या है? सी, दैट इज 15 मार्च। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? एक सेकेंड, उपभोक्ता दिवस, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ई का टेकोफोरल, रेटिनॉल, थायमिन और कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफोरल फेरॉल, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अच्छा, विटामिन ई की कमी से क्या हो सकता है पता है? विटामिन ई की कमी से सबसे पहले क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल घटता है। ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है बॉडी में जब विटामिन ई की कमी होती है, और इससे ब्रेन हेमरेज का या हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। जब विटामिन ई की कमी जैसे होता है, विटामिन ई ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, या ये होता है एनीमिया होता है। बी से क्या होता है कमी से? तो बेरी होता है। सी की कमी से क्या होता है? तो स्क्रवी होता है। डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। ये बीमारी का नाम है। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है और ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। साथ ही बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं विटामिन ई की कमी से। जो सर के बाल हैं उनसे झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और इब्राहिम लोदी। कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी, और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। लाहौर अपनी राजधानी बनाई थी इसने। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन पे है। हरिसेन निम्न में से किन के कवि थे? इनमें से ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन। विक्रमादित्य, अशोक, समुद्रगुप्त और पृथ्वीराज चौहान। आपको क्या बताना है? हरिसेन किन के कवि थे? तो सही है समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन भी बोलते थे। भारत का नेपोलियन बोलते थे। ठीक है, तो हरिसेन इनके ही कवि थे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द, यानी बुधवार को, परसों, फिर से दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए परफेक्ट पुस्तक से। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा, और ऐसे वीडियोज़ अगर आपको चाहिए, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट में जहाँ जीके पूछा जाता है, ये जीके सेट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ऐसे सेट्स कंटिन्यू आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्लियर है? चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, जैसे हर वीडियो में आपने पहले बहुत प्यार दिया है हमें। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर बुधवार के दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।